गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए हम लोग कुंवर नारायण जी द्वारा रचित बात सीधी थी पर नामक कविता का जो अगला भाग है, अगला जो काव्यांश है, इसका हम लोग अध्ययन करते हैं। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेच को खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था, क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। धैर्य का मतलब क्या होता है? जो पेशेंस होता है उसको बोलते हैं धैर्य। पेच जो आप देखते होंगे कील होती है, इसमें चूड़ी चूड़ी जैसा बना होता है, आप पेचकस से लेके उसको कसते हैं। देखिए यहाँ बना हुआ है तो उसको पेच बोलते हैं। स्क्रू। बेतरह मतलब सही तरीके से ना कसना, कसना मतलब उसको ताकत प्रदान करना, पकड़ मजबूत करना। करतब, करतब मतलब जो जादूगरी दिखाना। और तमाशबीन, तमाशबीन का मतलब होता है जो देखने वाले लोग होते हैं, तमाशा देखने वाले लोग होते हैं। शाबाशी मतलब जो किसी की प्रशंसा करना, किसी के कार्य को प्रोत्साहित करना इत्यादि। ज़बरदस्ती मतलब जब बलात्पूर्वक प्रयोग करना। चूड़ी मर जाना मतलब कथ्य का जो है प्रभावहीन हो जाना, कथ्य का प्रभावहीन हो जाना। तो आइए हम देखते हैं आगे। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना, कवि ने बताया कि एक सरल बात को मैं सरल शब्दों में कहना चाह रहा था, लेकिन थोड़ा सा भाषा के चमत्कार में पढ़ कर के जो कथ्य का जो अर्थ था वो तो समाप्त हुआ ही, और साथ साथ भाषा में चक्कर में उलझ कर के वह रह गई। अब बहुत प्रयास करने के बाद भी जब कवि विफल हो गए तो सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना कवि को धीरे धीरे जो है अब घबराहट सी होने लगी, तो पूरी बात को सरल रूप से सरल तरीके से कहने की बजाय उस मुश्किल सी घड़ी में उस भाषा के उलझाव में पड़ी हुई बात को कवि ने सरलता से सुलझाने का प्रयास नहीं किया। आपने देखा होगा कोई भी अगर किसी चीज़ में गांठ हो जाती है, गांठ पड़ जाती है, अगर उस गांठ को हम आराम से बैठ के ध्यान से देखिए कहाँ उसमें फंसाव है, कहाँ उसमें दिक्कत है, अगर हम आसान ध्यान से धैर्य के साथ कार्य नहीं करते तो और ज़्यादा वो उलझ करके रह जाती है। उसी तरह से कील भी होती है। कील मतलब जो पेंच वाली जो पेंच होता है, उसको अगर हम एक सही डायरेक्शन में उसको जो सही डायरेक्शन में अगर हम नहीं कसते हैं तो क्या होती है, वो दूसरे डायरेक्शन में अगर हम कसेंगे तो वो और ज़्यादा कसाव यानी अपनी पकड़ मजबूत नहीं करती है और क्या होता है वो टूट जाती है। तो इसी संदर्भ में बताते हैं कि कवि कि उस बात का एक तो कथ्य नहीं समझ में आ रहा था, कहने का अभिप्राय स्पष्ट नहीं हो रहा था, पहली बात। और दूसरी बात वो भाषा के चक्कर में, चमत्कारपूर्ण भाषा के चक्कर में और ज़्यादा उलझ गई थी। तो इस ऐसे समय में जो था कवि का जो धीरज था, धीरे धीरे कवि अपना धीरज जो है खोते जा रहे थे। ऐसे समय में पेंच को खोलने के बजाय जब व्यक्ति का धीरज, धैर्य जो होता है वो खोने लगता है, व्यक्ति का जब धीरज समाप्त होने लगता है, व्यक्ति अधीर होने लगता है, तो उसके जो कार्य होते हैं वो कहीं ना कहीं उसमें गलती खामी जो है आने लगती है। इसीलिए जब एग्ज़ाम देने जाते हैं तो बताया जाता है कि आप बहुत ही धैर्यपूर्वक ध्यान से क्वेश्चन पेपर पढ़िए और उसका उत्तर दीजिए। तो उसी संदर्भ में बताया कि बात के संदर्भ में कवि ने बताते हैं कि सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना, ये समझ में नहीं आ रहा था कि दिक्कत कहाँ से आ रही है। और कवि जो है पेंच को खोलने की बजाय पेंच को सही दिशा में, बात का जो उलझाव था उसको ये उसकी समानता की गई, बात से इसकी समानता की गई, कील की पेंच की समानता की गई है कि जिस प्रकार बात उलझी पड़ी हुई थी, उसी तरह से कील को सही दिशा में, पेंच को सही दिशा में खोलने की बजाय कवि क्या कर रहा था, उसको बेतरह मतलब सही दिशा में ना कस करके दूसरी दिशा में जो है बेतरह, सही ढंग से ना करके दूसरी दिशा में
कसता चला जा रहा था, कसता चला जा रहा था, जिससे क्या थी, बात में जो थी कसावट जो है वो समाप्त होती चली जा रही थी। क्यों ऐसा कर रहा था? उस बात जो कवि ने बात के लिए जिन शब्दों का चयन किया था, उन देखने पे तो वो बात, देखने पे उस शब्द का जो सौंदर्य था वो देखने में तो बड़ा अच्छा लग रहा था। और जो तमाशबीन थे और कवि का जो यह कर्तव्य था, कवि जो इस तरह प्रकार के नए नए शब्दों का जो चयन कर रहा था और इन शब्दों के चयन में जो तमाशबीन लोग थे वो अत्यधिक आनंद उठा रहे थे, वो शाबाशी दिए जा रहे थे। यद्यपि कवि पूरी तरह से कवि को स्पष्ट था कि जो मैं कथ्य को कहने के लिए जिन भाषा का मैं चयन किया हूँ वो भाषा का जो चयन है वो सही नहीं है, कथ्य का सही अर्थ नहीं है। और कवि को यह अच्छे से पता था कि यह जो तमाशबीन हैं यह कवि की झूठी प्रशंसा कर रहे हैं। कवि ने जिन चमत्कारपूर्ण भाषा का चयन किया वो देखने में तो साफ सुथरी सुंदर लग रही थी, लेकिन जो उसमें कसावट थी, उसमें कसावट यानी जो पकड़ थी, उस पकड़ का अभाव था। जब आप कील को सही डायरेक्शन में कसते हैं तो वो देखते हैं वो पकड़ वो अपनी मजबूती से बना लेता है, उसकी एक पकड़ हो जाती है। तो उसी तरह बात जो थी, बात को कवि ने धैर्य से समझे बिना उसके उलझाव में उलझ करके उसकी पेंच को सही दिशा में ना, बात की पेंच को, बात रूपी पेंच को सही दिशा में कसने की बजाय वो दूसरी दिशा में कसता चला जा रहा था, कसता चला जा रहा था। और उसके इस प्रयास को, वो जो प्रयास कर रहा था उसको देख करके जो और लोग थे वाह वाह कर रहे थे। और लोगों की वाहवाही को देख करके कवि अच्छे से परिचित, कवि को अच्छे से इस बात का भान था, इस बात का एहसास था कि यह लोग जो मेरी प्रशंसा कर रहे हैं यह प्रशंसा क्या है, मिथ्या है, मिथक जो है प्रशंसा कर रहे हैं और मैं भाषा के उलझाव में उलझ करके रह गया हूँ। लेकिन धीरे धीरे कवि का धीरज जो है वो कवि अपना धीरज खोते जा रहे थे और बात रूपी पेच को सही दिशा में ना कस के वो बेतरह कसते चले जा रहे थे, जिससे जो था लोग उनकी प्रशंसा कर रहे थे। और आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। कवि ने बताया कि आखिरकार मुझे इसी बात, आखिरकार यानी अंततः वही हुआ जिसका मुझे डर था। कवि ने बताते हैं कि मुझे इस बात का पहले से ही डर था कि कहीं इस भाषा के चमत्कार में पढ़ करके कहीं कथ्य का जो अर्थ है वो नष्ट ना हो जाए। और अंत में यही हुआ और जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई। बात की चूड़ी मरना मतलब कि जो कसावट होती है उस कसावट का समाप्त हो जाना। जब कील जो पेंच होता है उस पेंच को आप सही, हर पेंच के आपने देखा होगा, हर पेंच के लिए एक खांचा जो होता है वो नियत होता है। छोटा पेंच के लिए छोटा खांचा, बड़े पेंच के लिए बड़ा खांचा, अलग अलग तरह का खांचा जो होता है नियत होता है। और उसको आप सही पेंच को सही जगह खांचे में लगाएंगे और सही दिशा में जब कसेंगे तो वो अपनी पकड़ मजबूती से बनाता है। तो अगर आप कवि बताते हैं कि अगर आप सही पेंच को सही दिशा में नहीं कसेंगे तो एक समय क्या होगा, उसकी चूड़ी जो है वो मर जाएगी। और जो है हम लोग क्या कहते हैं, सामान्य जो लोक प्रचलित भाषा क्या, इसकी चूड़ी मिस हो गई है। तो उसी तरह से चूड़ी जो है वो चूड़ी मिस होना मतलब कि वही चूड़ी मर गई है, बात का जो अभिप्राय है वो नष्ट हो गया। तो कवि बताते हैं कि आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था और जो जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। मतलब कि कथ्य का जो अभिप्राय था वह तो नष्ट हो गया, भाषा के कथ्य के अनुकूल भाषा का चयन न होने के कारण कथ्य का जो प्रभाव था वो नष्ट हो गया और वह मातृभाषा में बेकार घूमने लगी। ऊपर से देखने में केवल क्या था, शब्दों का, अच्छे शब्दों का चयन मात्र रह गया, शब्दों का समूह मात्र बन कर के रह गया। कथ्य का जो अभिप्राय था वो सही ढंग से स्पष्ट नहीं हो पा रहा था। और कवि पूरी तरह से
अपनी हार मानते हुए बताते कि हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। कील जो होता है, क्या करते हैं, कील को हम दीवार में क्या करते हैं, दम लगा करके पूरे ज़ोर शोर से उसको हम ठोक देते हैं। और पेंच में थोड़ा सा सब्र रखना पड़ता है, थोड़ा सा उसमें दिमाग लगाना पड़ता है, उसको सही डायरेक्शन में कसना पड़ता है। तो कील में जब आते, कील के साथ कील को हम ठोक देते हैं ज़बरदस्ती, और जो है पेच के साथ हम ऐसा नहीं कर सकते। तो उसी प्रकार कवि ने क्या किया कि जब देखा कि भाषा के चक्कर में पड़ के, चमत्कार में पड़ कर के कथ्य का तो अर्थ समाप्त ही हो गया है, और दूसरी बात भाषा के चक्कर में पड़ कर के और ज़्यादा उलझती चली गई है, तो अंततः हार मानते हुए कवि ने क्या किया, उसको उसी स्थान पे छोड़ दिया, बात को उसी स्थान पे छोड़ दिया। देखने पे तो ऊपर से साफ सुथरी अच्छी लग रही थी, वह जो बात थी वो सुनने में, देखने में तो अच्छी लग रही थी, लेकिन जो स्पष्टता थी, उस अर्थ की स्पष्टता, तो अर्थ की जो गंभीरता थी वो समाप्त हो गई थी। केवल शब्द सौष्ठव मात्र रह गया था, शब्दों का चमत्कारपूर्ण प्रयोग मात्र रह गया था, भाषा का प्रयोग मात्र बन करके रह गया था। कथ्य की गंभीरता जो थी वो स्पष्ट नहीं हो पा रही थी। तो इस प्रकार यह जो है दूसरे काव्यांश, इस बात सीधी थी पर कविता के जो दूसरा जो छंद था उसकी छंदमुक्त कविता थी, इसकी व्याख्या थी। तो इसको हम एक बार देख लेंगे कि कवि ने बात की जो गंभीरता थी उसको स्पष्ट रूप से, उसका जो उलझाव था उसको धैर्य से समझे बिना उस पेंच को, बात रूपी पेंच को दूसरी दिशा में कसता चला गया, और उसका यह प्रयत्न जो था वो जो देखने वाले थे उनको बड़ा ही मज़ा आ रहा था, और उसकी लोग प्रशंसा कर रहे थे, जिससे कवि पूर्णतः परिचित था कि यह जो है मेरी झूठी प्रशंसा की जा रही थी। अंततः कवि वही हुआ जिस बात का कवि को डर था, और जो है जोर ज़बरदस्ती के चक्कर में, गलत दिशा में गलत तरीके का प्रयोग करने के चक्कर में, सही शब्द का सही जगह चुनाव ना करने के कारण जो है बात की चूड़ी मर गई, और जो है केवल भाषा का सौष्ठव मात्र बन करके रह गया। और फाइनली अंततः जो कवि हार मान करके उसको कील की भांति जो उसी स्थान पर छोड़ दिया, कील की भांति उसी स्थान पर छोड़ देना, अर्थात कि कविता जो कथ्य था उसको कथ्य पे ध्यान न दे करके उसी प्रकार किसी प्रकार से शब्दों का चयन मात्र कर करके उसी ठीक ठाक, देखने में ठीक ठाक लग रही थी, और उसी स्थान पर उसको छोड़ दिया, जो जहाँ थी बात को वहीं पे छोड़ दिया। तो आप इसमें शिल्प सौंदर्य के तौर पे आप पहले काव्यांश सौंदर्य के रूप में आप कहेंगे कि कवि ने बताया कि कथ्य को कहने के लिए सही उसके अनुरूप भाषा का चयन करना चाहिए। अगर कथ्य के अनुकूल भाषा का चयन नहीं होता है तो कथ्य का जो प्रभाव होता है वो समाप्त हो जाता है। और कभी जटिल परिस्थिति में हो तो ऐसे परिस्थिति में हमें धैर्य का सहारा लेना चाहिए, और जब हम सही दिशा में प्रयासरत होते हैं तो उसका हमें परिणाम भी जो होता है वो सही मिलता है, यानी अच्छा मिलता है। और जब हम गलत दिशा में प्रयासरत होते हैं तो उसका परिणाम भी सही नहीं मिलता है। लेकिन बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो झूठी प्रशंसा करके उस गलत डायरेक्शन को भी अप्रिशिएट करते हैं, तो उसी संदर्भ में ये कविता उसी संदर्भ में बताया गया है। लेकिन यह मेन है, जो मुख्य रूप से इस कविता का जो अर्थ ये है कि कथ्य के कहने के लिए सही भाषा का चुनाव होना, सही शब्द का जुड़ाव होना अति आवश्यक है। इसके साथ शिल्प सौंदर्य में आप कहेंगे कि इसमें जो है तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है, इसमें यह छंद मुक्त कविता है, मुहावरेदार भाषा का इसमें प्रयोग किया गया है। इस प्रकार जो है यह कविता जो है बहुत ही कवि इसमें अपनी बात को बड़े ही स्पष्ट रूप से, बात को स्पष्ट करने के लिए जो पेंच का कील का उदाहरण दिया वो बड़ा ही जो है बहुत ही स्पष्ट उदाहरण और सुनने में भी बहुत ही अच्छा लग रहा है, और जो उसको एकदम उसी रूप में स्पष्ट कर रहा है। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। हम लोग नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।